बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली शेख और आप मेरा सोशल मीडिया देख रहे हैं। इस वक्त तक की कुछ डेवलपिंग स्टोरीज, कुछ डेवलप स्टोरीज और ख़ास तौर पर कुछ डॉट्स मिलाने की चीज़ें कि कौन सी चीज़ क्यों हो रही है, इस सब को आपके सामने रखेंगे। नंबर 1, हुकूमत के 2 बड़े झूठ पकड़े गए, रंगे हाथों पकड़े गए। वो कौन से झूठ है वो आपके सामने रखेंगे। एक और चीज, डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के 20 जनवरी को बनने वाले सदर, उन्होंने किस शख्सियत को अपने एक बड़े खास ओहदे के लिए नामजद कर दिया है और उसका इमरान खान से क्या ताल्लुक है, यह आपके सामने रखेंगे। एक और चीज, मोहम्मद बिन सलमान, पाकिस्तानी हुकूमत और असल ताकतवर जो हल्के हैं उनकी उम्मीदों का मरकज। कल से सिविल नाफरमानी नहीं चलेगी, पीटीआई का ऐलान। क्या इमरान खान से आज मुलाकात हो पाएगी? क्योंकि उस मुलाकात में खास बात यह है कि 9 मई और जीएचक्यू हमला केस, वहीं पे बातचीत होनी है। और एक और चीज कि हुकूमत के कुछ लोग कहते हैं कि गोली चली नहीं, और दूसरी तरफ बात होती है कि फौज से आमना सामना नहीं हुआ। तीसरी तरफ होती है कि लिमिन गंडापुर की तरफ की गार्डों की गोली चली है। ये सब कुछ क्या है? और इसके साथ ही साथ कुछ ऐसे हल्का सा टच करते हैं कि DGISPR जो है उसके बारे में बताया गया है कि नमल में तलबा के साथ उनकी कोई गपशप हुई और फिर एक दर्दनाक दिन 16 दिसंबर 1971 और 16 दिसंबर पेशावर APS का वाकया, दोनों सानेहात पाकिस्तानी कौम की रूह को घायल कर गए। उसमें और अब में, पिछले साल में और अब में फर्क क्या है? और फिर बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर, हुकूमत मौलाना के सामने ढेर हो गई है मदारस रजिस्ट्रेशन बिल के मामले पे। अब मौलाना जो करने वाले हैं उसका आगाज आज शाम इत्तेहाद तंजीमातुल मदारिस दीनिया पाकिस्तान, जो पाकिस्तान के तमाम मसालक के मदारस का इत्तेहाद है, उनके मुख्तलिफ वफाकों का इत्तेहाद है, उसका इजलास 5:30 बजे मस्जिद उस्मान गनी H8 में होने जा रहा है। ये लेट तक इजलास जारी रहेगा। मौलाना फजलुर रहमान साहब उसमें खुसूसी शिरकत करेंगे, हुकूमत की तरफ से दी गई तामीन बताएंगे, और इसी तरह से कल वफाकुल मदारिस का इजलास होगा, यानी मंगल को, और मुमकिन है कि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी मंगल को हो जाए या ज़्यादा से ज़्यादा बुध को हो जाए। और एक अबुल हसनात जज, वो जो अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन, उन्होंने कहा था कि अगर मेरी अदालत के अहाते से डिस्चार्ज किए गए लोगों को गिरफ्तार किया गया तो मैं तौहीन अदालत लगाऊंगा। आज उनकी अदालत क्या तौहीन अदालत लगाएगी? उन पुलिस अफसरान पे जो साफियों को भी धमकियां दे रहे थे। देखते हैं, अब बिल्कुल टू दी पॉइंट चले जाते हैं। सबसे पहले उस बात की तरफ के 2 झूठ पकड़े गए। नंबर 1 झूठ यह पकड़ा गया कि सदर ममलकत ने जो 8 एतराजात सामने लाए थे मदरसा रजिस्ट्रेशन बिल पे, उनमें 8वां एतराज ही यही था। रिटर्न में मौजूद है, पेपर मौजूद है। 8वां एतराज ही यही था कि GSP प्लस का दर्जा डिस्टर्ब हो सकता है पाकिस्तान का, और FATF की जो रेटिंग लिस्ट है उसमें से पाकिस्तान नीचे आ सकता है, और पाकिस्तान के खिलाफ आलमी प्रोपेगेंडा शुरू हो सकता है, और पाकिस्तान के खिलाफ आलमी पाबंदियां लग सकती हैं। ये 4 बातें थी, खतरनाक 4 बातें। तो इसके ऊपर वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने बगैर सोचे समझे, बगैर पढ़े, जब हाफिज अब्दुल्ला ने उनकी दुर्गत बनाई, क्लास ली इसके FATF के हम गुलाम हैं वगैरह वगैरह, तो अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि ये ऐसी बात तो है ही नहीं है सदर के एतराजात में, जबकि सदर के एतराजात जो है वो हमारे पास मौजूद है। 8 के 8 एतराजात में 8वां नुक्ता यही है, और उसमें GSP प्लस है, उसमें ये बाकी चीजें हैं, FATF है,
आलमी प्रोपेगेंडा है, आलमी पाबंदियां लग सकती हैं, ये सब कुछ है। लेकिन अताउल्लाह तारड़ रंगे हाथों एक झूठ और झूठा प्रोपेगेंडा, फेक न्यूज फैलाते हुए पकड़े गए एक तरह से। उन्होंने कहा ना, बाकियों को फेक न्यूज कहते हैं वजीर इत्तलात, फेक न्यूज ना फैलाओ, फेक न्यूज ना फैलाओ। तो क्या वजीर इत्तलात साहब ने खुद फेक न्यूज फैलाई है? क्या उन्होंने सदर ममलकत का वो खत नहीं पढ़ा जिसके ऊपर ये 8वां नुक्ता जो है वो FATF और मदारस से मुतल्लिक है? तो ये फेक न्यूज फैलाना अगर जुर्म है, ये गलती है, तो आसिफ बशीर चौधरी समेत बाकी जो जर्नलिस्ट हैं बहुत सारे, उनके खिलाफ जिस तरह से मुकदमा दर्ज किए गए हैं पीका एक्ट के तहत, तो क्या वजीर इत्तलात के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा? दूसरा झूठ वो कि जब ये खबरें आई कि 10 से 15 रुपए किलो चीनी महंगी हो गई है, तो वजारत सनत और पैदावार के वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन ने, उनकी वजारत ने तरदीद जारी की इस बात की कि बिजली कोई चीनी महंगी नहीं हुई है। लेकिन हमारे रिपोर्टर उमर हयात साहब ने महकमा शुमारियात के डॉक्यूमेंट्स के सरकारी डॉक्यूमेंट से यह साबित किया कि किस शहर में कितनी चीनी महंगी हुई है, और वजारत सनत और पैदावार की जो तरदीद थी वो उठाकर उसके मुंह पे दे मारी है। तो ये हुकूमत का दूसरा झूठ पकड़ा गया। अब ये 2 झूठ तो पकड़े गए, अब कुछ और चीजों पे चलते हैं। वो है डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने एक ऐसी शख्सियत की नामजदगी की है, रिचर्ड की, अपने नुमाइंदा खसूसी के तौर पे, कि जिसने जब इमरान खान की रिहाई का मामला हुआ था, जब उसको गिरफ्तार किया गया था 9 मई और बाकी ये वो सारे चैप्टर्स में, तो उस वक्त उन्होंने इमरान खान की रिहाई का एक आर्टिकल छपा था, उस आर्टिकल को उन्होंने रीट्वीट किया था। इसका मतलब है उन्होंने तईद और तस्दीक की थी कि हाँ वो भी ये चाहते हैं कि इमरान खान को रिहा होना चाहिए, उसे रिहा किया जाए। क्या अब आगे ये प्रैक्टिकल स्टेप्स में आएगा? ये वो चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही साथ बड़े जो अंदर की खबर रखने वाले माहिरीन हैं, वो ये कह रहे हैं कि वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, और ये जो कुछ बड़ी तेजी से हो रहा है, बड़ी तेजी से जो कुछ स्पीडें पकड़ी जा रही हैं, 9 मई की भी, बाकी केसेस की भी, बाकी सब कुछ की भी, और जो वो लगे हुए हैं फैसल वावडा साहब, जनरल फैज का केस, तो उसमें कहा यह जा रहा है कि ये सब कुछ 20 जनवरी से जुड़ा हुआ है, कि नए हालात पता नहीं क्या करें, लिहाजा उससे पहले किसी तरह से इसको दबा दबू के इसके साथ कोई डील कर ली जाए, इसके साथ कोई मामला तय कर लिया जाए और किसी तरह से कोई रास्ता निकाल लिया जाए, ये माहिरीन कह रहे हैं। और उसके लिए वो कह रहे हैं कि मोहम्मद बिन सलमान जो है उससे बड़ी उम्मीदें लगा के बैठी है हुकूमत पाकिस्तान, कि आलमी सतह पे, ट्रंप की सतह पे, बाकी सतहों पे, ट्रंप क्योंकि उसका दोस्त है, तो वहां से हमें बचाइएगा, वहां हमारे पे असराफ ना आने दीजिएगा। एक और चीज अली मोहम्मद खान ने कहा है कि नाफरमानी, सिविल नाफरमानी की जो तहरीक है वो कल से, यानी 16 सितंबर का कहा गया था, उससे नहीं चल रही। उसके लिए पहले खान साहब के साथ मुलाकात होगी, कल केस भी है 9 मई का, GHQ जो हमला केस है, या जो उसको कह ले वो दूसरा प्रोटेस्ट है जो भी है, उसमें इमरान खान है, बाकी सारे उमर अयूब वगैरह वगैरह सारी क्यादत है, उनकी अडियाला में मुलाकात होगी। उस मुलाकात में अखरी तौर पे कुछ चीजें जो है ना वो तय की जाएंगी। एक और चीज, उसकी डिटेल भी आपके सामने रखेंगे अभी नेक्स्ट वीडियो में, जरा डिटेल और ज्यादा पर्टिनेंट ले लें, कि DGI SPR की एक गेट टुगेदर या मीटिंग या सवाल जवाब थे नमल के स्टूडेंट्स के साथ, तो उसमें बताया गया है कि नमल के स्टूडेंट्स जो है ना, उसने जिसको कहते हैं ना फटियां उखेड़ देना, फटियां उखेड़ दी हैं। और एक और चीज जो हमारी बड़ी, यानी एक तरह से दुख की 2 खबरें, बल्कि एक तीसरी भी जोड़ लेते हैं उसके साथ। 16 दिसंबर 1971 जब पाकिस्तान 2 लाख हुआ, क्या हमने उससे कोई सबक सीखा? 16 दिसंबर 1971 के बाद अभी ये जो जिस पे पाकिस्तान की जो रजीम है, पाकिस्तान की हुकूमत कांपती है ना बांग्लादेश तलबा तहरीक के नाम से, तो ये उसके नाम से कांपती तो है, लेकिन उसका फायदा उठाने को तैयार है। और हर तरह से ये कहा जा रहा है कि अभी जो 16 दिसंबर के हवाले से एक तकरीब हुई है इस्लामाबाद में, उसमें काफी ज्यादा बंगाली पहले से बहुत ज्यादा आए हैं, बांग्लादेश में भी काफी पॉजिटिव एक मैसेज गया है।
تو یہ اسی طلبہ تحریک کے نتیجے میں گیا ہے، ڈاکٹر یونس صاحب کی وجہ سے گیا ہے. تو اس دن کو خوشی کی بات یہ ہے کہ بنگالیوں نے کم از کم جو ماضی میں جب کبھی نہیں آتے تھے، پاکستان کو دشمن بناتے تھے، انڈیا کو دوست بناتے تھے، اب انڈیا سے کم فاصلہ کر کے پاکستان کی طرف آ رہے ہیں. یہ ایک اچھی خبر ہے. اور 16 دسمبر اے پی ایس کا واقعہ، افسوس کی بات ہے کہ آج بھی اس کی تحقیقات سامنے نہیں آ سکی. والدین آج بھی چیخ رہے ہیں یہ کس نے کیا، کیوں کیا، اس کے پیچھے کون تھا، اس کے حقائق کیا تھے. اور اس دن کے اوپر 16 دسمبر اے پی ایس کے کا جو افسوسناک ثانیہ تھا، اس کے اوپر آپ کو یاد ہے نا وہ ترانہ، ہمیں دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے. اب رائے مختلف ہو سکتی ہے، لیکن 16 دسمبر کو سکول ہر طرح کے کالجز وغیرہ بند کر کے، ٹھیک ہے بچوں کو ایک رائے یہ ہو سکتی ہے کہ بچوں کو یہ میسج دیا گیا کہ 16 دسمبر کو یہ ہوا تھا، ان کو یاد دلایا گیا کہ ان کو یاد رہے کہ وہ چھٹی. لیکن 16 دسمبر کو آپ نے تو دشمن کے بچوں کو پڑھانے کی بجائے اپنے بچوں کو جو ہے وہ تعلیم کا ایک دن ضائع کر دیا. کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ 16 دسمبر اے پی ایس اور 16 دسمبر 1971 کی حقیقی یاد میں تمام سکولوں میں ایک دن وقف کیا جاتا اور وہاں پہ تقریبات ہوتی، وہاں پہ ان کو بچوں کو بتایا جاتا کہ آج کے دن میں کیا ہوا تھا. یہ 16 دسمبر ہمارے لیے ہمارے زخموں کو کیسے گھائل کر گیا، ہماری روح کو کیسے گھائل کر گیا، یہ بتایا جاتا. لیکن چھٹی کر کے بچوں کی تعلیم کا جو ہے وہ نقصان کر دیا گیا. ہمیں تو دشمن کے بچوں کو پڑھانا تھا، لیکن ہم نے اپنے بچوں کا ایک دن چھین لیا. رائے ہو سکتی ہے کہ شاید ان کو زیادہ یاد رہے گا چھٹی ہوئی تھی. بہرحال ایک اور چیز، ابو الحسنیات ذوالقرنین ATC کے جج، ان کی عدالت سے کافی سارے لوگ جن کو انہوں نے ڈسچارج کیا تھا، پکڑا تھا، آج ان کی پھر عدالت ہے. انہوں نے کہا تھا کہ یہاں میری عدالت سے پکڑا گیا تو میں ان کے خلاف توہین عدالت لگاؤں گا. دیکھتے ہیں آج توہین عدالت لگاتے ہیں یا نہیں. اور ایک اور، محمد صدیق الفاروق مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اس جہان میں نہیں رہے. آج دن 11 بجے ان کی نماز جنازہ H11 قبرستان میں ادا کی جائے گی. مسلم لیگ نون سمیت باقی پارٹیوں میں بھی صدیق الفاروق ایک کلین آدمی تھے، کرپشن چیزوں سے دور رہے، بہت بہتر آدمی تھے، رکھ رکھاؤ والے آدمی تھے، صافی بھی رہے، وزیر اعظم کے پریس سیکرٹری بھی رہے، چیئرمین HBFC بھی رہے. اسی طرح سے وہ اس کے متروکہ وقف املاک کے چیئرمین بھی رہے. بہت اچھے آرگنائز کام کرنے والے بندے تھے. ایک کتاب بھی لکھی. جنرل پرویز مشرف کے دور میں جیل میں بھی رہے. جنرل پرویز مشرف کے دور میں نواز شریف کے خلاف سلطانی گواہ بننے سے بھی انکار کیا. تو اس طرح کے ورکر ہوتے ہیں. لیکن بیانات تو آئے ہیں، دیکھتے ہیں جنازے میں کون آتا ہے. اس سے پہلے دوبارہ اسے کسی نے نہیں پوچھا، مسلم لیگ نون کی قیادت میں سے کسی نے نہیں پوچھا. ان کو کیا پوچھنا تھا؟ میاں نواز شریف نے خرم دستگیر کو نہیں پوچھا، جو یہ کہہ رہے تھے خرم دستگیر صاحب کہ 1 سال ہو گیا مجھے نواز شریف سے ملاقات کیے ہوئے اور میں وقت مانگ رہا ہوں، مجھے وقت نہیں مل رہا. اب اندازہ لگا لیں. خیر، اور لاسٹلی جاتے جاتے ایک خوشخبری کہ پیٹرولیم مصنوعات 3 روپے 5 پیسے ڈیزل جو ہے اس میں کمی ہوئی ہے، اور پیٹرول کی قیمتیں جو ہے برقرار رکھی گئی ہیں. اسی طرح سے جو لائٹ ڈیزل ہے اس میں بھی کچھ کمی ہوئی ہے. چلو کچھ کمی ہی صحیح، لیکن کمی ہوئی ہے. اس پہ حکومت پاکستان کو اپریشیٹ کیا جا سکتا ہے کہ وہ کم از کم تھوڑا ریلیف ہی صحیح، تو کم از کم لوگوں کو یہ ریلیف مل رہا ہے. آج قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس ہوں گے. آج جو باقی ایکٹیویٹیز ہوں گی، اڈیالہ کی ایکٹیویٹی، مولانا فضل الرحمان کا اجلاس، ان سب سے جو ڈیولپمنٹس آئیں گے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.